हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सुबह आप अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है बायोलॉजी का, क्लास 10th बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट। चलो चलते हैं अपने टॉपिक पे। क्या है हमारा क्वेश्चन? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के कार्य, उसका कार्य क्या है हमारा तो ऑप्शन से ऐच्छिक क्रिया पर नियंत्रण, बी है अनैच्छिक क्रिया पर नियंत्रण, सी है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण, डी सभी दैहिक क्रियाओं का नियंत्रण। मतलब पहले जान लीजिए कि ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया ये तो क्या होती है, जिस पे हमारा बस होता है, जिस पे हमारा बस चलता है उसे ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। जिस पे हमारी बस नहीं चलती कह सकते हैं यही, ठीक है, वो हमारी अनैच्छिक क्रिया। जैसे हमारा मन कह दिया तो हम अपने हाथ की पेशियों को उठाएंगे, अन्यथा हमारा मन नहीं कहा तो हम नहीं उठाएंगे। तो ये हमारी क्या है? ऐच्छिक है। क्या है? ऐच्छिक है। ऐच्छिक है। और जैसे कि दिल की धड़कन यानी हार्ट बीट, तो जो धड़कन होती है, धड़कन, तो अगर आप इसे चाहो तो क्या आप इसे रोक सकते हो? कतई नहीं रोक पाओगे, 1% नहीं रोक पाओगे। जिस दिन अगर आपके बस में हो जाएगा उस दिन सारे इंसान खुद मर जाएंगे। तो ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। अनैच्छिक क्रियाओं पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। जो ऐसी क्रियाओं पे जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। और ये हमारे ब्रेन के मस्तिष्क यानी मेड्यूला द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, जिसका काम होता है श्वसन, पाचन, दिल की धड़कन, इन सबको कंट्रोल करना। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के कार्य है क्या है? ऐच्छिक क्रिया नहीं होगी। प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एक्शन हमारी वो करता है, क्या करते हैं, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, उससे सारी संबंधित होती है। सभी दैहिक क्रियाओं का नियंत्रण जो बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है हमारा सेरिबेलम करता है। कौन कर बचा हमारा? अनैच्छिक क्रिया यानी जो श्वसन पाचन होती है हमारी, कौन करता है? इस पे कौन नियंत्रित करता है? मेड्यूला नियंत्रित करता है। तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन अपवादित में है, खा वाला, याद रखिए। विश्व में प्रतिवर्ष जनसंख्या दर की वृद्धि है, याद रखिए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2.4 रहेगा। अगर देखा जाए एक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो आपको हमेशा यही मानना है 2.4%। कवक में प्रायः अलिंगी जनन पाया जाता है। कौन सा जनन पाया जाता है? विखंडन द्वारा, या फिर चल बीजाणु द्वारा, या फिर बीजाणु जनन द्वारा, या फिर पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा होगा नहीं क्योंकि कवक है, ठीक है। कवक में कवक तंतु होते हैं, याद रखिएगा। चल बीजाणु उनमें होते नहीं है। उनमें बचा क्या ऑप्शन? विखंडन द्वारा। विखंडन द्वारा जैसे अमीबा हो गया, ये क्या, ये सब हो गए, ये विखंडन द्वारा करते हैं अपना जनन। प्रोटोजोआ संघ प्रोटिस्टा के ये सब विखंडन द्वारा करते हैं। बीजाणु जनन द्वारा करेंगे, ये कौन करेंगे? बीजाणु जनन द्वारा। इनमें बीजाणु के द्वारा जनन होगा, जो अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो ये कवक में होता है। तो सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर। योगतम की उत्तरजीविता किससे संबंधित है? उत्तरजीविता वो चीज है बेटा, मेरी चीज याद रखिए कि ऐसी, ठीक है, इन्वायरमेंट में, वातावरण में, ठीक है, जैव विकास से संबंधित क्रियाएं, एक लाइन में अगर बोला जाए तो इसे कहेंगे कि जो उत्तरजीविता होती है, जीव विकास से संबंधित क्रिया, वो क्या होती हैं? जैसे कोई नया जाति का इन्वायरमेंट में नई प्रजाति क्या पनप गई, नई प्रजाति पनप गई। एक मिनट, गलत हो गया। नई प्रजाति पनप गई। अब नई प्रजाति का मतलब तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए कोई ऐसा जीव है, ठीक है, उसकी संतान में उनकी जो संतान हुई वो थोड़ा उस जीव से अलग होगी, अपने पेरेंट से अलग होंगे, ठीक है। देखने में हर एक चीज में थोड़ा आकार, सारी चीजें यानी भिन्नता की दर मतलब जितना होनी चाहिए उससे ज्यादा हो गई। क्या रीजन हो गया? म्यूटेशन हो गया, यानी उत्परिवर्तन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, वातावरणीय दशाओं के कारण भी होता है। तो मान लीजिए कोई नई प्रजाति वो आ गई और वो सरवाइव कर लेगी हमारे इन्वायरमेंट में अगर वो सरवाइव कर लेगी तो उससे आने वाली संतानें जो होंगी, ठीक है, तो जानते हो कि सेक्स डिटर्मिनेशन में 50%
ठीक है। 50% मेल चांस होता है, 50% फीमेल चांस होता है। यानी फीमेल अगर मेल चांस होगा तो मतलब जाहिर सी बात है उसमें मेल्स का, अगर कोई मेल्स है तो मेल्स का गुण आएंगे, ट्रांसफ़र होंगे। तो जीन जो होता है, जीन ये माता पिता का ही ट्रांसफ़र होता है। तो या तो अगर माता का जाएगा तो मान लीजिए अगर माता सही है, ठीक है, पहले जैसे उनके पेरेंट्स उस टाइप की उनकी, ठीक है, उनमें उस टाइप के जनन हो रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पेरेंट्स है, ठीक है, कोई जीव है। अब इस जीव ने, ठीक, इस जीव की कोई संतति हुई, ठीक है, इस जीव की जो संतति हुई ये क्या हुई, ये अलग टाइप की हो गई, सारी चीज़ें भिन्न, थोड़ा ये क्या हो गई, भिन्न हो गई, भिन्न हो गई। अब भिन्न ये तो हो गई, लेकिन क्या रीज़न है, ये कभी कभी भिन्न होते तो सरवाइव नहीं कर पाते हमारे इन्वायरमेंट में, ये इनके ये डेड हो जाते हैं। लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट ये सरवाइव कर ले गए। ये क्या कर ले गए, सरवाइव कर ले गए, वातावरण में ये अपना अनुकूल बना ले गए, दशाओं के अनुकूल हो चुके, ये सरवाइव कर ले गए। तो इनके इनकी तरह कोई प्रजाति नहीं है। तो अभी जब इनकी, ठीक है, इनसे इनका जब ये किसी से जनन करेंगे तो मतलब जाहिर सी बात है वैवाहिक संबंध बनाएंगे, तो कोई ना कोई सिंपल चाहिए, ठीक है, जो इनके मातृत्व पितृत्व से मैच कर रहे होंगे, ठीक है, और इनके इन्हीं की तरह जीन का कोई नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इनके मातृत्व पितृत्व में कोई किसी ना किसी से मैच कर रहे हैं। तो अब इनसे संतति, ये तो नॉर्मल है, क्या है ये, नॉर्मल है, ये वाला, ये है डिफ़ॉल्ट इसमें है, ठीक है। तो इससे जो संतति होगी तो चांसेज है 50% कि हाँ इसका हो सकता है, जीन आ सकता है, 50% इसका भी जीन आ सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर इसका जीन आ गया तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, पूरी की पूरी समष्टि बना लेंगे भैया, ठीक है। तो वही चीज़ है, जो विकास उत्तरजीविता से संबंधित क्या है, ये सारी चीज़ें ये बताया किसने था, ये सारी चीज़ें बताया किसने, हमारे चाचा थे चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन थे, ठीक है। इन्होंने इसके फादर यही कहे जाते हैं जीव विकास के। तो याद रखिएगा, तो जो उत्तरजीविता है ये हमारे जीव विकास से संबंधित है, और जीव विकास में ये सारी चीज़ें आएंगे, वातावरण में जीव विकास से संबंधित। जो फिर नई उत्तरजीविता जो मैं नीचे समझाया हूँ किससे संबंधित है, तो वो जीव विकास से संबंधित है, ना कि हमारा उत्परिवर्तन, म्यूटेशन वही मतलब जो मैं इसके अंदर इस बंदे के अंदर गुड़ आ गया था, म्यूटेशन होकर के चेंज हो गया था। तो म्यूटेशन, उत्परिवर्तन कुछ भी हो सकता है, लूला लंगड़ा, 6 अंगुली, 1 अंगुली कम हो जाए, 4 अंगुली हो जाए, आंखें बड़ी बड़ी हो जाए, उत्परिवर्तन। यानी जब जीन में कोई डिफ़ॉल्ट हो जाए, कोई जीन में उत्परिवर्तन वही कहते हैं म्यूटेशन, जब जीन में कोई प्रॉब्लम्स हो जाए, डिफ़ॉल्ट हो जाए। जैसे गाँव में कहते नहीं कि राक्षस हुआ है, कहते हैं आंखें बड़ी बड़ी थी, मर गया कुछ देर बाद, तो वो म्यूटेशन हो गया था। अब वो पैदा हुआ तो क्या हुआ, वो इन्वायरमेंट में वो क्या नहीं रह पाया, वो उसके अनुकूल नहीं हो पाया, तो वो क्या हो गया, वो नहीं जी पाया। जाति उद्भव, कोई जाति उद्भव नहीं, वर्गीकरण नहीं, जो विकास से संबंधित है, जो विकास में ही जाति उद्भव होता है। तो याद रखिए हमारा जो विकास ऑप्शन है, तो उत्तरजीविता हमारा किससे संबंधित है, जो विकास, ये फॉलो अगर हमारा राइट आंसर। चलिए हमारा एमसीक्यू खत्म हुआ, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्या कह रहा है, प्राकृतिक वर्णवाद, या फिर वर्णवाद को याद रखिएगा दोनों लिख दिया गया, चयनवाद वही ऊपर चीज है। प्राकृतिक चयनवाद क्या है, प्राकृतिक या चयनवाद या फिर वर्णवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, मतलब अभी मैं ऊपर बता दिया हूँ, ठीक है। जो इसके फादर हैं चार्ल्स डार्विन, इनकी एक पुस्तक है इस मतलब स्पेसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इनकी पुस्तक है, पुस्तक याद रखना, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और द माइक्रोग्राफिया ये रॉबर्ट हुक की है, रॉबर्ट हुक चाचा की है, जो कि इन्होंने ये इस किसके बारे में वर्णन किए हैं, कोशिका के बारे में, सेल्स के बारे में। ये रॉबर्ट हुक चाचा की है, कोशिका के बारे में इन्होंने पूरी की पूरी इसमें अपना पोथी रख के बैठे हुए हैं। प्राकृतिक वर्णवाद यानी चयनवाद क्या है, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, प्राकृतिक चयनवाद के सिद्धांत के
सिद्धांत की खोज 19वीं सदी के प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन ने की थी। ये प्रकृतिवादी ही थे, मतलब कह सकते हैं कि प्रकृति में अगर कोई भी चेंजमेंट होता है तो वो कहते हैं जो विकास हमारे जो विकास में हो रहा है, और क्या ये उत्तरजीविता है, क्या उत्तरजीविता है, चयनवाद है, ये सारी चीज़ों ये नाम दे देते थे। कि मान लीजिए कह रहे थे कि हाँ अगर किसी कारणवश, ठीक है, ये नीचे दिया हुआ है, प्राकृतिक चयनवाद ये बताता है कि किसी प्रजाति के अनुवांशिक लक्षण समय के साथ कैसे बदल सकते हैं, धीरे 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 धीरे। जैसे हमारे दादा परदादा पहले क्या होते थे, लंबे होते थे, क्या लंबे होते थे, तब धीरे 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 धीरे, ठीक है, मतलब उस समय वो 7-7 फुट 6-6 फुट के हुआ करते थे। अब 6-6 फुट का इंसान देख रहे हो, नहीं देख रहे हो ना, 5 फुट 5.5 फुट ही देख रहे हो। तो अनुवांशिक लक्षण समय के साथ कैसे बदल सकते हैं, ठीक है, इससे प्रजाति का निर्माण हो सकता है, मतलब नई प्रजाति का निर्माण भी हो सकता है, यानी एक नई प्रजाति आ सकती है। जैसे मैं अभी ऊपर बताया कि अगर उस बंदे के अंदर डिफॉल्ट हो गया था, उस बंदे के अंदर डिफॉल्ट हो गया था और वो बंदा सर्वाइव कर गया, वो बंदा सर्वाइव कर गया, एग्जाम्पल ह्यूमन ही रख लें, ठीक है, लेकिन ये डिफॉल्टर बंदा इस दुनिया में एक ही है, तो क्या ये शादी विवाह नहीं करेगा, करेगा ना, करेगा। बाई चांस ये सही वाले, ठीक है, सही स्त्री से विवाह करता है, तो इससे जो संतति उत्पन्न होगी, इससे संतति में 50% चांस डिफॉल्टर वाली ही तो रहेगी, ठीक है, 50% चांसेस रहेगा कि हाँ सही हो जाए, क्योंकि अनुवांशिक चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती हैं। मान लीजिए डिफॉल्टर इसमें कोई शारीरिक नहीं है, इसके अंदर, ठीक है, जीनी डिफॉल्टर है। क्या डिफॉल्टर है, इसके अंदर वो है, वर्णांता है, यानी कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, ये वायु गुणसूत्र पे स्थित होते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस है, तो इनके जितने संतति होंगे मेरे लाल, कलर ब्लाइंडनेस, अगर संतति में लड़का होगा तो पक्का कलर ब्लाइंडनेस होगा, क्योंकि वायु गुणसूत्र ये पे प्रॉब्लम्स होती है कलर ब्लाइंडनेस वाली। और वो लाल और हरे कलर में भेद कभी नहीं कर पाएगा, और ना कभी लाइफ में लोको पायलट या फिर पायलट जो हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं वो नहीं, सॉरी हवाई जहाज उड़ाते हैं वो नहीं बन पाएंगे। तो प्राकृतिक चयनवाद क्या बताता है कि हाँ, इसके खोज कौन थे, खोजकर्ता चार्ल्स डार्विन थे, 19वीं सदी के वैज्ञानिक थे, ठीक है। ये बताता है कि किसी प्रजाति के अनुवांशिक लक्षण समय के साथ कैसे बदल सकते हैं। जैसे ह्यूमंस में बदल गया, नहीं पहले पूछ था, अब समय के साथ कहाँ रह गया बताओ। इससे नई प्रजाति का निर्माण हो सकता है, यानी एक नई अलग प्रजाति आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग से होता है, इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग से, पहले इतना याद रखिए, इतना ध्यान दीजिए। तो उत्तर है इंसुलिन का अंग पूछा है मेरे भैया, निर्माण शरीर के निश्रित ग्रंथि अग्न्याशय से होता है। अब अग्न्याशय में और डीप जाना है तो इसके कौन सी कोशिका, लैंगर हैंस दीपिका, लैंगर हैंस सेल्स, यानी कोशिका लैंगर हैंस कोशिका होती है जो कि इंसुलिन का स्राव करती है। एक पर्टिकुलर जो कोशिका होती है उसका नाम है लैंगर दीपिका या लैंगर कोशिका, ठीक है, जो इंसुलिन का स्राव करती है। तो कहाँ होता है ये पता होगा कि संघ से होता है, मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय से होता है। इंसुलिन का महत्व बताया, अब आगे क्या पूछा है, इंसुलिन का महत्व बताया। अब महत्व लिख लीजिए, महत्व, राइटिंग पे मत जाइएगा भैया, पेन टैब से लिख रहे हैं। इंसुलिन का महत्व, इंसुलिन का महत्व शरीर में रक्त में शर्करा का
शर्करा का बैलेंसिंग करना होता है नहीं, बैलेंसिंग करता है हमारा, ठीक है। जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है, इंसुलिन देखिए, इंसुलिन अग्नाशय से तो निकलता है, इंसुलिन हार्मोन्स अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय की लैंगरहैंस कोशिका से निकलती है, ठीक है। अगर अंग पूछे तो अग्नाशय आपको बताना है, जो कि एक मिश्रित ग्रंथि है। और उसके साथ साथ क्या चाहिए, ये हम जो ब्लड जो हमारा जो शुगर होता है, ठीक है, ग्लूकोज, जो ग्लूकोज हमने खाया है, ठीक है, वो हमारा ग्लूकोज रक्त में क्या है, रक्त में मिला हुआ है ग्लूकोज, रक्त में मिला हुआ है। तो ये डायरेक्ट रक्त में आकर के ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इंसुलिन भी उसमें मिल जाएगा रक्त के, भाई जो हार्मोन्स होता है रक्त के माध्यम से ही तो वो मतलब ट्रैवल करता है एक स्थान से दूसरे स्थान। तो ये भी ट्रैवल कर रहा है रक्त के माध्यम से, यह भी ट्रैवल कर रहा है। अब दोनों कहाँ जाएंगे, दोनों जब जाएंगे यकृत के पास, दोनों जो जाएंगे यकृत के पास, यकृत क्या करेगा, यकृत का, अच्छा जी ठीक है, तुम इतना, हाँ ज़्यादा है तुम्हारे, तुम ग्लूकोज ज़्यादा है, इंसुलिन कम है, मतलब ग्लूकोज शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा आ गई है। तो क्या करेगा, यकृत कहेगा अच्छा ठीक है, तुम्हें इतना ज़रूरत है ग्लूकोज, तुम्हारे शरीर को इतना ज़रूरत है ग्लूकोज, और मान लीजिए कि हाँ 100% गया था, 100% गया था, 70% ज़रूरत थी, 70% जरूरत, 30% एक्स्ट्रा था, 30%, उस 30% को यकृत क्या करेगा, इस इंसुलिन के साथ मिला करके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा, किसमें, ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा। और ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा तो मतलब ये क्या हो जाएगा, जैसे कि पानी में कोई चीज़ ऑयली चीज़ डाल दो तो वो घुलती ही नहीं है, तो वैसे ही ये ग्लाइकोजन वैसे ट्रैवल करता रहेगा। जब हमारे शरीर में फिर ग्लूकोज की मात्रा कम होगी, यानी फिर हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, फिर इस ग्लाइकोजन को फिर यकृत क्या करेगा, ग्लूकोज में चेंज करके हमारी बॉडी को दे देगा। चलो भाई खर्च हो जाओ, ग्लूकोज जा करके ऑक्सीजन के साथ जारड़ होकर इसे ऊर्जा दीजिए एटीपी में, ठीक है, ऊर्जा का सिक्का बना दीजिए। तो इंसुलिन का हमारे शरीर में क्या काम होता है, ठीक है, क्या बैलेंसिंग बनाना, किसका, शर्करा का बैलेंसिंग बनाना। अब यही जब बैलेंसिंग इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो हमें क्या रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, यानी शुगर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझे होंगे कि ये क्या है महत्व, इंसुलिन का महत्व, रक्त में शर्करा का बैलेंसिंग करना होता है, ठीक है। इसका निर्माण शरीर के मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय से होता है। और कहाँ से, अगर अग्नाशय पूछ ले तो अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिका या लैंगरहैंस कोशिका, इंसुलिन ग्लूकोज और इंसुलिन मिल करके, ठीक है, ग्लाइकोजन में चेंज कर, जितना हमारे शरीर को चाहिए उतना ग्लूकोज पहले ब्लड में फेंक छोड़ देगा यकृत हमारा, बाकी बचा हुआ जितना हमारे शरीर से एक्स्ट्रा अगर ग्लूकोज है, यानी शुगर है, जो शर्करा है, तो उसे क्या करेगा, ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा। फिर अगर उसने एनर्जी नहीं ली, कोई हार्ड फूड नहीं ली, कोई फूड नहीं खाया, तो क्या करेगा, उस ग्लाइकोजन को फिर बुलाएगा, कहेगा आओ इधर आओ, तुम्हें फिर चेंज करना है, बॉन्डिंग तोड़ देना है। बॉन्डिंग तोड़ देगा तो फिर क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। ग्लूकोज बन जाएगा तो फिर क्या करेगा, फिर वही चीज़ करना शुरू कर देगा। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, ऐसी ग्रंथि जो नलिका विहीन होती है बेटा, उसे ही अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। आपको यही लिखना है जब भी आए, ठीक है, नलिका विहीन, ठीक है, जिसके लिए कोई स्पेशल, जो रक्त के माध्यम से दौड़ते, स्पेशल कोई डक्ट ना हो जिसके लिए, तो सीधा सीधा इतना याद रखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, ऐसी ग्रंथि जो नलिका विहीन होती है, ऐसी ग्रंथि जो नलिका विहीन होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अब इसमें और बढ़ा सकते हो कि ये रक्त के सहारा से क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं हमारे पूरे शरीर में। तो ये चीज़ हो गया अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड तथा अधिवृक्क
नेलिन ग्लैंड्स जिसे कहते हैं, अधिवरी ग्रंथि, जो हमारी किडनी के पास, किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर स्थित होता है। ग्रंथि से स्रावित एक एक हार्मोन्स के नाम और कार्य बताइए। तो पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्लैंड से, याद रखिएगा मास्टर ग्लैंड से क्या होता है, वृद्धि हार्मोन्स, जिसे जीएच हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। तो वृद्धि हार्मोन्स, वृद्धि क्या करता है, ये वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। तो याद रखिएगा जीएच हार्मोन्स है, जीएच हार्मोन्स है, जो कि वृद्धि हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। क्या, वृद्धि हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, वृद्धि हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। और अधिवृक्क एक एक पूछा हुआ है ना, एक एक हार्मोन्स के नाम हुआ कार, तो जीएच नाम हो गया और कार वृद्धि हार्मोन्स, ठीक है। जैसे वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं हमारे शरीर में क्या करता है, वृद्धि के लिए, इसके अल्पस्राव होता है तो हमें क्या होते हैं, हम बौने हो जाते हैं, ठीक है, बौने हो जाएंगे, ठीक है, हमारा शरीर बढ़िया से विकसित नहीं होगा। तो आप समझ जाइए जो बोल रहा हूँ, जगह नहीं उतना भी लिखने के लिए। तो मतलब वृद्धि हार्मोन्स अगर ये अल्पस्राव होगा तो हमारे शरीर की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, सीधा सीधा यही है, ठीक है। तो हमारे शरीर की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, काम यही है, ठीक है। अब अधिवृक्क का देख लीजिए, मेडुला द्वारा उत्पादित हार्मोन्स कैटेकोलामाइन कहा जाता है, कैटेकोलामाइन कहा जाता है। ये तंत्रिका तंत्र में हार्मोन्स और रासायनिक संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। यानी जब हमारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है, ठीक है, जब कोशिका में, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में ट्रांसफर होना होता है हार्मोन्स को, तंत्रिका कोशिका, तो लास्ट में क्या निकलता है, एक न्यूरो हार्मोन्स निकलता है, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, ये तनाव के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं, जो तनाव, टेंशन होता है कभी कभी, ठीक है। काम तो बहुत है, एक काम पूछा गया तो एक काम बता रहा हूँ, ठीक है। जो अधिवृक्क का एड्रेनलिन ग्लैंड्स जो बोला जाता है, ठीक है, उसे, ठीक है, उसका काम है, क्या काम है, या हार्मोन्स का नाम है, काम क्या है, मतलब तंत्रिका तंत्र से हार्मोन्स और रासायनिक संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। ये तनाव के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। शरीर पे जिस प्रकार की प्रतिक्रिया होगी, अगर कोई खतरनाक प्रतिक्रिया हो रही है तो उसको भी कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑक्सिन हार्मोन्स क्या है, ये पादप हार्मोन्स है, इसके प्रमुख कार्य बताएं। ऑक्सिन हार्मोन्स क्या है, पादप हार्मोन्स है, जो कि कोशिका, ऑक्सिन हार्मोन्स कोशिका विभाजन और विभेदन में, फलों, जो फलों का विकास होता है, ऑक्सिन हार्मोन्स फलों के विकास में काम आती है, ठीक है, नव निर्माण में भूमिका निभाते हैं, ठीक है, जब कहीं शाखा वाखा डाली वाली नई नई कली निकलनी है तो उसमें भी भूमिका निभाते हैं। कटिकी से जड़ों को निकालने, पार्श्व शाखाओं, ऊपर की शाखाओं यानी शीर्ष, ऊपर की तरफ वाली शाखाओं और पत्तियों को गिरने में, ठीक है, यानी विच्छेदन में सहायक होते हैं। कि हाँ, मान लीजिए कि हाँ मई जून का महीना चल रहा है और गर्मी हो रही है, बारिश नहीं हो रही, तो क्या करेंगे, पत्तियां झाड़ देंगे। ये सब इसमें से हेल्प करते हैं ये हार्मोन्स। सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ऑक्सिन बीटा है, ऑक्सिन हार्मोन, जो ऑक्सिन बीटा कहते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन्स के बारे में इतना देख लीजिए, इतना बहुत है, जो कि पादप हार्मोन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कायिक जनन प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। चलिए चलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया पे। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ गया, ये रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, संवेदी अंगों द्वारा ग्रहण किए गए उद्दीपनों, ठीक है, जो संवेदी अंग से हम जो उद्दीपन ग्रहण किए हैं, ठीक है, जैसे कि सेंस, स्किन पे, त्वचा पे आपके कोई छुआ, ठीक है, आप किसी ने बैड टच किया यानी बुरा वाला टच, तो आप स्किन पे उसने टच किया, ठीक है, तो टच किया और दीपनों को संवेदी, अब वो कहाँ गया, ठीक है, वो क्या ऐसे तंत्रिका में, जो तंत्रिका कोशिका ऐसे फैलेगा, ठीक है। अब एक से दूसरे से तीसरे, हमारा कहाँ, तंत्रिका कोशिका द्वारा मेरुरज्जु जाएगा, मेरुरज्जु से, ठीक है, जो 12 जोड़ी और 31 जोड़ी, 12 जोड़ी प्लस 31 जोड़ी जो मेरुरज्जु की और 12 जोड़ी ब्रेन की नसें आई हैं, ये दोनों जहाँ ज्वाइंट है वहां से ले जा करके ये हमारे ब्रेन को सूचना देगा, ठीक है। तो ले जाना और तुरंत ही उसका प्रत्युत्तर चालक, अब तुम्हें पता चला, तुम्हें किसी ने टच किया और तुम्हें लगा कि यह बैड टच है, ठीक है, तुम्हें फील हुआ ना, तुम्हें किसी ने छुआ और वो ब्रेन तक पहुंच गया आपके, ठीक है, किसके द्वारा, कोशिकाओं द्वारा, और कहां से होकर के, आपका स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए, ठीक है, आपके ब्रेन तक पहुंचा, आपको गुस्सा आया, ठीक है। अब ब्रेन क्या करेगा, हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ आपका, उस समय ब्रेन क्या करेगा, रिपीट करेगा, क्या करेगा, आपकी मसल्स, हाथ की पेशियों को, मोटर सेल्स को क्या करेगा, सूचना देगा कि हाथ उठा दो, तमाचा लगा दो, खींच के तमाचा जड़ दो,
ठीक है। तो क्या चालक चालक तंत्रिका कोशिकाओं यानी पेशी तक या फिर ठीक है अंगों में लाकर उत्तेजित करने की क्रिया को, अब सूचना आपको दे दिया, ठीक है, आपके मोटर सेल्स को, और कौन से मोटर सेल्स, हाथ वाले मोटर सेल्स को, ठीक है। उस समय अगर आपका हाथ नहीं, लात अगर कंफर्टेबल है तो आपके लात वाले मोटर सेल्स को क्या कर देगा, वो तुरंत के तुरंत क्या कर देगा, सूचना दे देगा मोटर सेल्स को। अब उस समय जिस मोटर सेल्स को आपका ब्रेन सूचना दिया है उसी से आप मार दोगे उसे, चाहे हाथ हो, चाहे हाथ वाले को दिया होगा, चाहे लात वाले को, जिस समय जिस स्थिति जैसे सिचुएशन बनती है वैसे है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। मतलब किसी ने टच किया, वो टच बैड टच था, आपको नहीं अच्छा लगा, आपने खींच के जड़ दिया, ठीक है। तो वो जो आपका ब्रेन जो रिटर्न आपका, ठीक है, जो आपको टच हुआ, ठीक है, टच किया किसी ने, तो वो जो फील हुआ, ठीक है, ब्रेन तक गया, वो क्या है, स्टिमुलस है, क्या है, स्टिमुलस है, यस है, ठीक है। और रिटर्न, ठीक है, रिटर्न जब वो मोटर सेल को जब दे रहा है सिग्नल्स, ठीक है, तो एस आर है, ये इस एस आर बॉन्ड कहा जाता है। तो इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक ही चीज़ नहीं होती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मुझे बताना था आपको, जो कि बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश किया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट वाला, कि कायिक जनन पूछा है। लास्ट वाला क्या है, कायिक जनन क्या है, इसका महत्व बताइए। तो कायिक जनन देख लेते हैं उसी पे, रिफ्लेक्स एक्शन पे। कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जब पौधे के किसी भाग से नया पौधा बनता है तो उसे कायिक परिवर्धन कहते हैं। सीधा सीधा प्लांट्स है, प्लांट्स है। अब इसी से नए भाग से क्या बन गया, एक पौधा बन गया, पौधा बन गया। तो अब वो उसे अब क्या करोगे, पौधा बन गया, उसी में लगा हुआ है, तुम चाहो तो क्या करो, तोड़ के ला के मिट्टी में बैठा दो, जैसे आप गुलाब में करते हो, ठीक है। कायिक परिवर्धन क्वेश्चन है, क्वेश्चन कायिक क्वेश्चन में अब पलट के जाऊंगा तो पेंसिल हट जाएगा। पूछा है कायिक परिवर्धन क्या है, ठीक है, इसके दो लाभ लिखिए, शायद यही है। चलो देख लेते हैं, इसका महत्व बताइए, इसका महत्व बताइए। चलिए ठीक है, कायिक परिवर्धन हट ही गया। कायिक परिवर्धन ये है कि जब पौधे से किसी भाग से नया पौधा बनता है तो उसे कायिक परिवर्धन कहते हैं। अब महत्व क्या है, नया पौधा बन गया, कायिक परिवर्धन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि अलैंगिक जनन में आता है, केवल और केवल एक ही पेरेंट्स भाग लेता है, ठीक है। लाभ है बीज रहित पादप अब इसे हम काट के ले जाएंगे किसी मिट्टी में ऐसे रोप देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, वो पादप बीज रहित ही तो होगा, मतलब हमें बीज बोने की जरूरत पड़ी। आप गुलाब बोते हैं, गुलाब कभी बोया है आपने, आपने गुलाब ले गए होगे, थोड़ा सा क्या उसका कलम ही लगा दिए होगे, तो वो कायिक परिवर्धन कर रहे हैं आप, वो कायिक परिवर्धन ही है जो आप कर रहे हैं। नए किस्म के पादप अगर आपको उगाना है तो आप मान लीजिए पादप से कोई यहाँ पे एक घूटी घूटी मानना, जैसे आप हाई स्कूल में पढ़े होगे घूटी बांधना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एक पादप है ये जमीन में, इसे आपने वी शेप में काट दिया, ये जड़ में है, ये जड़ है, वी शेप में काट दिया, ये घटिया किस्म का पादप है, इस पे आपने एक पेंसिल के नोक की तरह ऐसे बना करके, ठीक है, इस तरीके से बढ़िया किस्म का पादप ला के इस पे लगा दिया, इधर मिट्टी से लगा करके इधर थोड़ा कपड़े से बांध दिया, और बांधने के बाद थोड़ा सा आप इस पे पानी वानी का देख रेख करते हो, धीरे धीरे कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों एक सहजीवी जिसे कहेंगे सहजीवी प्रदर्शित कर लेंगे, सहजीविता, जिसे सहजीविता इसलिए बोल रहा हूँ कि सहजीविता वर्ड का प्रयोग इसलिए कर दिया हूँ कि समझने में थोड़ा प्रॉब्लम्स हो। सहजीविता मतलब जहाँ दोनों को फायदा हो, यानी ये पादप को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, नीचे वाले पादप जो घटिया किस्म का पादप है, लेकिन ऊपर वाले पादप को भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, और दोनों एक दूसरे बढ़िया फल फूल रहे हैं। इसे अगर कोई टहनी निकालनी होगी तो इधर से निकाल लेगा, इधर से निकाल लेगा, ठीक है, इसे तो ऊपर पूरा रास्ता बना ही है इसके लिए। तो इसके लाभ क्या है, ठीक है, इसके फायदे हैं कि बीज रहित पादप, ठीक है, बीज रहित पादप जैसे आप गुलाब बोते हैं, ठीक है, गुलाब लगाते हैं, नए किस्म के पादप अगर आप उगाना चाहें तो संकरण करा करके भी उगा सकते हैं। संकरण यानी संकरण क्या है, कृत्रिम कृत्रिम मानव द्वारा, ठीक है, मानव द्वारा नए पादप, मानव द्वारा, ठीक है, कृत्रिम कृत्रिम जनन करवाना, जनन करवाना,
करवाना। जैसे एक प्लांट्स है, ठीक है, दूसरे टाइप का, और एक प्लांट्स है दूसरे टाइप का, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या कर दिया आपने, ठीक है, संकरण करा दिया, संकरण करा दिया, ठीक है। तो इससे जो नए नए प्रकार की पादप उत्पन्न होगी, ठीक है। जैसे मटर का पादप लिया था, एक लंबा लिया था और एक क्या लिया था, बौना लिया था। क्या लिया था, बौना। तो दोनों का गुण आ गया इसमें, इसमें दोनों का गुण आ गया। वो क्या हो गया, लंबा झुर्रीदार हो गया, लंबा झुर्रीदार हो गया, झुर्रीदार, लंबा झुर्रीदार हो गया, दोनों का गुण आ गया। कोई गुण, ठीक है, ये अपना गुण इसमें क्या, इस अप्रभावी है, इसके प्रभावी हो गया था, तो वो कृत्रिम जनन हो गया, ठीक है। कायिक परिवर्धन में ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें करना तो कर भी सकते हैं। बस आपको नॉलेज होना चाहिए पौधों के जननांग के बारे में, कि कौन कौन सा जननांग कौन कौन सा जगह पे है। पुष्प, अगर आप पुष्प के बारे में जानकारी कर लेंगे, पुष्प का, ठीक है, मेल फीमेल पार्ट्स, तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। मेन प्रॉब्लम्स यही होती है जो पौधों का जननांग होता है, कैसे पता करें। तो पहले आप पुष्प के बारे में जानकारी कीजिए, उसके बाद चलते हैं। हमारा ये मॉडल पेपर ये फाइनल हुआ। चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद, वंदे मातरम।